चेस्ट इंटुबेशन करते हुए क्या ख्याल रखना चाहिए और कहाँ इंटुबेशन किस जगह पे करनी है आपने? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, एग्जामिनर आपसे ये सुनना चाह रहा है या कोई एक स्पेसिफिक टर्म है जो सुनना चाह रहा है? ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी, व्हाट इज ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी फॉर चेस्ट इंटुबेशन? अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट आप सारे बताएंगे। लोअर लिमिट क्या है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। और अपर लिमिट क्या है? एक्सिला। और इसकी एंटीरियरली कौन सा जो एंगल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पैक मेजर एंड पोस्टीरियरली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटिसमस डॉर्सी। तो एंटीरियरली अगली जो ट्रायंगल की एक एंगल है वो बना रहा है पैक मेजर, पीछे लेटिसमस डॉर्सी, और इंफीरियर बॉर्डर बना रहा है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अच्छा, इस ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी का फायदा क्या है? व्हाई इज इट सेफ? को मेजर वेसल, को मेजर नर्व, को मेजर को प्लेक्सस को नहीं उड़ाएगी। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इसलिए लैंडमार्क है क्योंकि 6 तक डायफ्राम आ जाया करता है डीप इंस्पिरेशन पे, ठीक है। तो डायफ्राम की इंजरी बच जाएगी अगर आप फिफ्थ तक रहेंगे, फिफ्थ से नीचे नहीं जाएंगे। अगर आप इससे बाहर नहीं जाएंगे या ज़्यादा सुपीरियर नहीं जाएंगे तो ऊपर आप ब्रेकियल प्लेक्सस को बचा जाएंगे। और इंटुबेशन करते हुए जब आपने उस ट्रोकार से उसको ओपन करना है, आर्टरी फोर्सेप्स से इंटरकोस्टल मसल्स को या इंसियन देना है, तो वो रिब के किस लेवल पे देना है? मतलब ये 4 रिब्स हैं, तो कहाँ पे जा रहा होता है न्यूरोवास्कुलर बंडल, किधर जा रहा होता है? लोअर एस्पेक्ट ऑफ द अपर रिब पे जा रहा होता है। तो आपने लोअर रिब के अपर मार्जिन पे इंसियन देनी है, ठीक है। तो आप स्किन को, सबक्यूटेनियस टिश्यू को, इंटरकोस्टल मसल्स को ब्लंटली डायसेक्ट करेंगे आर्टरी फोर्सेप्स से। ये स्ट्रॉन्ग आर्टरी फोर्सेप है, इससे ब्लंटली डायसेक्ट करते हुए आप जाते हैं और इवेंचुअली आप किसमें पहुंच जाते हैं? प्लूरा पे। प्लूरा को भी आप फोर्सफुली रप्चर करते हैं। जैसे ही प्लूरा रप्चर होगा क्या आवाज़ आएगी? यस, इन केस ऑफ न्यूमोथोरक्स आपको एयर की आवाज़ आएगी। चुस की आवाज़ आए तो क्या है? न्यूमोथोरक्स। और बुड़बुड़ की आवाज़ आए तो हीमोथोरक्स। व्हाट इज डेडली डजन ऑफ चेस्ट ट्रॉमा? 6 इमीडिएट और 6 लेट चीज़ें हैं जो बंदे को मारती हैं ट्रॉमा में। जो 6 इमीडिएट हैं उनमें कौन कौन सी आती हैं? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूमोथोरक्स, टेंशन न्यूमोथोरक्स, मैसिव हीमोथोरक्स, फ्लेल सेगमेंट, कार्डिक टेम्पोरार्ड। शाबाश भैया, गुड, सारी याद की है इसने। तो 6 पहली कौन सी है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। कोई अगर पेशेंट गिर के आया है, कोई खेत में गिरा था, फसलों में गिरा था, सड़क पे गिरा था, तो उसकी एयरवे किसी तरह ऑब्स्ट्रक्ट ना हुई, कोई बजरी का पीस, कोई पत्थर, कोई घास का को कटा हुआ कोई चीज़, क्या कहते हैं, मट्टी, कीचड़ वगैरह ने उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट ना किया, और ये पहली चीज़ है जो मारेगी। दूसरे नंबर पर सिंपल न्यूमोथोरक्स, एयर इनसाइड द प्लूरा। फ्लेल सेगमेंट क्या होता है? कितनी रिब्स? 2, 3, 4? 3 रिब्स फ्रॉम 2 प्लेसेस। 3 कंसेक्यूटिव रिब्स फ्रॉम 2 प्लेसेस अगर फ्रैक्चर हो जाएं तो वो एक पैच बन जाएगा, एक आइसोलेटेड पैच जो अलग से मूव करना शुरू हो जाएगा। चेस्ट वॉल अगर इनवर्ड मूव कर रही है तो ये पैच आउटवर्ड्स मूव करेगा। पैराडॉक्सिकल मूवमेंट होगी इसकी, और ये नज़र कैसे आएगा? इंस्पेक्शन पे। तो अगर चेस्ट की वही आदत रखी कि स्ट्रेथ रख रहे हैं, कपड़ों के ऊपर ही स्ट्रेथ रख रहे हैं और एयर क्लियर है या एयर एंट्री ऐसा है, तो मैंने देखा है कि कई बार ट्रेनीज मिस कर जाते हैं। जो आप ये वार्ड्स में जाके ईआर में पिक ही नहीं होता। रिब्स फ्रैक्चर की मैनेजमेंट चल रही है, हो रही है, पेशेंट वार्ड में आ गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में किसी ने ईआर में पिक किया कि इसे तो फ्लेल सेगमेंट था। तो प्रॉपर इंस्पेक्शन, एक्सपोजर बड़ा मैंडेटरी है इसके लिए कि प्रॉपरली एक्सपोज हो पेशेंट, और आप यू टेक योर टाइम कि आप देखें फ्लेल सेगमेंट। और अगली केस आपके पास क्या चीज़ आ गई थी? इसमें समझने वाली चीज़ है टेंशन न्यूमोथोरक्स, ठीक है। टेंशन न्यूमोथोरक्स क्यों खतरनाक है? या ईआर में आपके पास पेशेंट आया मल्टीपल रिब फ्रैक्चर के साथ, 2 पेशेंट्स इकट्ठे आए, दोनों बाइक से गिरे, एक में आपको भी टेंशन बढ़ गई कि टेंशन न्यूमोथोरक्स है, और दूसरे में आप भी ठीक है कि इसकी कुछ नहीं है, ये ठीक है, सिर्फ रिब फ्रैक्चर्स हैं। क्या 2-3 चीज़ें जो आप देखेंगे? नंबर 1, अच्छा, ट्रेकिया की डेविएशन देखेंगे, और एंगोजमेंट ऑफ वेन्स या कुछ और, एंगोजमेंट ऑफ नेक वेन्स, ठीक है, और यस, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स। आपको कंप्लीटली एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स मिलेंगे उस साइड पे, पूरे का पूरा कंप्रेस हो चुका होगा लंग्स, क्योंकि प्लूरा के अंदर एयर आ गई और उस एयर ने लंग को कंप्रेस कर दिया। सिर्फ यही नहीं हो रहा, हर सांस के साथ प्लूरा में और एयर बढ़ती जा रही है, तो अब ये एयर का प्रेशर मीडियस्टम को शिफ्ट करना शुरू कर देगा।
जब ये मीडियास्टिनम और मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे तो ट्रेकिया क्या सेंटर में रहेगा। आप जब उसमें फिंगर रखेंगे तो एक साइड पे पूरी डिप कर जाएगी और दूसरी साइड पे ट्रेकिया में फिंगर नहीं जा रही होगी, ट्रेकिया भी डिविएट किया हुआ है। और तीसरे नंबर पे उसका, अच्छा तीसरी पॉइंट थी ऑस्कल्टेशन पे, उसका टिम्पैनिक नोट होगा। और अगर नोट जो है उसका आ रहा है, डल आ रहा है, तो फिर क्या होगा, अंदर ब्लड है या वाटर है अंदर उसके। एक चेस्ट ट्रॉमा का पेशेंट आपके पास आया मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, आपने स्टेथ रखी उसके ऊपर और स्टेथ रखते ही आपको लगा कि एयर एंट्री तो नहीं है, ब्रेथ साउंड तो नहीं आ रहे इसके, और या पैराडॉक्सिकल मूवमेंट भी आपको नजर आ रही है। अब इसका क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप? आपको लगा कि ये टेंशन निमोथोरैक्स है, मीडियास्टिनल डेविएशन भी नजर आ गई आपको, ट्रेकिया भी शिफ्ट होता नजर आ गया। अब क्या करेंगे? नीडल थोराकोटमी करेंगे। नीडल थोराकोटमी क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन। दिस वाज एन ओल्डर मेथड एक्चुअली। अब दे डू इट इन द सेफ्टी ट्रायंगल, ठीक है। तो सेफ्टी ट्रायंगल में इसमें नीडल डालते हैं और नीडल थोराकोटमी करते हैं। ट्यूब थोराकोस्टमी कब करेंगे? याद रखें कि जब आपको क्लिनिकली लग रहा है कि पेशेंट का टेंशन निमोथोरैक्स है तो उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? चेस्ट इंट्यूबेशन। और आपने बगैर डरे बगैर झिझके उसकी चेस्ट इंट्यूबेशन कर दी। और अगर आपको बायलैटरल लगा है तो आपने बायलैटरल कर दी, और नेक्स्ट डे वार्ड में मॉर्निंग मीटिंग में ये बहस छिड़ गई दोनों साइडों पे थी या नहीं थी, एविडेंस नहीं था, तो डरने की जरूरत इसलिए नहीं होगी कि आपको कोई बंदा कुछ नहीं कहेगा कि आपने बायलैटरल चेस्ट इंट्यूबेशन क्यों की है, क्योंकि कोई भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एक बंदा डाइंग बंदे के लिए आप एक्सरे की उठा के स्ट्रेचर उसको एक्सरे में लेके जा रहे हैं कि अब मैं इसका एक्सरे कराता हूँ, फिर एक्सरे पे कंफर्म करता हूँ, और वंस डायग्नोसिस इज कंफर्म्ड उसके बाद मैं इसको इंट्यूबेशन करूंगा, तब तक बंदा ही नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट डे याद रखना है, मॉर्निंग मीटिंग में वार्ड्स में भी डरने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको कोई बंदा नहीं मना करेगा कि आपसे सिर्फ ये ज़रूर पूछेंगे कि इंडिकेशंस क्या थी, तो आप उन्हें बताएंगे ये इंडिकेशंस थी, ये मेरा क्लिनिकल डायग्नोसिस था, इसकी बेसिस मैंने इंट्यूबेट किया पेशेंट को एक साइड पे। मुझे ये बताएं कि थोराकोटमी क्या होती है? चेस्ट ओपन करते हैं। तो व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ थोराकोटमी इन अ ट्रॉमा पेशेंट? चेस्ट ट्रॉमा का पेशेंट है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर के साथ आपको पास आया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, आपने चेस्ट ट्यूब पास कर दी है, बट चेस्ट ट्यूब में ब्लड आए जा रहा है। आपने किस टाइम पे डिसाइड करना है कि नाउ इट इज टाइम कि इसको ऑपरेट कर दिया जाए, थोराकोटमी करके ओपन करके एक्सप्लोर करके देखा जाए, ब्लीडिंग रोकी जाए, ठीक है। अगर चेस्ट ट्यूब पास करते ही स्ट्रेट अवे 1500 ml ऑफ ब्लड आ गया चेस्ट ट्यूब के अंदर, बॉटल के अंदर, तो ये पहली इंडिकेशन है कि पेशेंट रिक्वायर्स थोराकोटमी। इसकी इमरजेंसी थोराकोटमी की जाए, एक्सप्लोर करके देखा जाए क्या ब्लीड कर रहा है और ब्लीडिंग को सिक्योर किया जाए। अगर फर्ज करें कि 1500 ml नहीं आया, ब्लड थोड़ा आया उसका, आपने उसको ऑब्जर्वेशन के रख लिया, अब 200 to 250 ml पर आवर फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स अगर पेशेंट का ब्लड आए जा रहा है तो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ थोराकोटमी। तो आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ थोराकोटमी? स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन आंसर है, क्या 1500 ml स्टैट या 200 ml फॉर 3 कंसेक्यूटिव आवर्स अगर आ रहा है, नाउ इट इज एन इंडिकेशन कि पेशेंट को ओपन किया जाए, थोराकोटमी की जाए उसकी। हाउ आर यू गोइंग टू assess या diagnose that this patient of chest trauma patient has cardiac tamponade or he or she has developed cardiac tamponade? Backstride, शाबाश। क्या है बैकस्ट्राइड में? नंबर 1 हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड, रेज जीवीपी। ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रायड है। बैकस्ट्राइड, हाइपोटेंशन मींस ब्लड लॉस हो रहा है, उसकी वजह से हाइपोटेंशन, पेशेंट शॉक में है। मफल्ड हार्ट साउंड मींस आप जब उसका हार्ट साउंड सुनने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअली पेरिकार्डियम सारा ब्लड से फिल्ड है, तो हार्ट साउंड ऐसा लगेगा बड़ा दूर से आ रहे हैं आपको, ये जैसे डूबी हुई आवाज आ रही है, दिल डूब रहा है उसका, तो ये डूबे हुए दिल से आवाज भी डूबी हुई आ रही होगी। और नंबर 3 रेज जीवीपी। व्हाई इज द जीवीपी रेज्ड? जिस तरह यस बैक फ्लो की बात भी है, और प्लस आ ही नहीं रहा, इनफ्लो ही नहीं हो पा रहा सबसे पहले, क्योंकि हार्ट ने एक्सपैंड करना है तो उसने नेगेटिव प्रेशर से अंदर ब्लड को खींचना है, तो ब्लड अकोमोडेट भी नहीं कर पा रहा वो, और दूसरा बैक फ्लो भी हो रहा है हार्ट में, तो ये तीसरी चीज क्या होगी? रेज जीवीपी। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इन सारी चीज़ों को क्लिनिकली अप्लाई करने में, और आप में से जो भी बंदे पहले इनको क्लिनिकली अप्लाई करना सीख जाते हैं वो क्लिनिकली बेहतर हो जाते हैं।
ट्राइड, सारों को याद है जुबानी। उस वक्त जब ट्रॉमा का पेशेंट माइनर ओटी में पड़ा हुआ है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स के साथ, एक फीमर भी फ्रैक्चर है उसकी साथ में, ब्लीड कर रहा है एक आधी जगह पे, स्टैब वुंड एब्डोमेन भी है उसको, पॉलीट्रॉमा का पेशेंट आया हुआ है, उस वक्त ये पिक करना, ये कैच करना, इन चीज़ों को क्लिनिकली अप्लाई करना, असल आर्ट तो ये है। और इसको आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर करते जाना है, सीखते जाना है। चेस्ट इंटुबेशन। अब जो नेक्स्ट 6 हैं वो क्या हैं, मैं इस तरह याद रखता हूँ। जो नेक्स्ट 6 हैं, डेडली 6, कि इनमें 2 ऑर्गन्स हैं, सॉरी 3 ऑर्गन्स हैं, 3 ट्यूब्स हैं। 3 ट्यूब्स में से भी आप एक ऑर्गन भूलेंगे और एक ट्यूब भूलेंगे। 3 ट्यूब्स कौन सी हैं जिनकी इंजरी होती है? ट्रेकियल इंजरी, ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी, एसोफेजियल इंजरी, तीसरी ट्यूब यस एओर्टा की इंजरी, तीसरी ट्यूब एओर्टा है जिसको आप भूलेंगे, जो सबसे जल्दी मारेगा बंदे को अगर उसकी इंजरी है। 3 ऑर्गन्स में से 3 ऑर्गन कौन से हैं? पहला कौन सा है? यानी कार्डिक कंट्यूजन, नंबर 2 पल्मोनरी कंट्यूजन, और नंबर 3 डायफ्रामेटिक इंजरी। डायफ्राम भूलते हैं आप ऑर्गन्स में से। तो 3 ऑर्गन्स, 3 ट्यूब्स जिनकी इंजरी डिलेड किल करती है बंदे को। चेस्ट ट्रॉमा के पेशेंट के अंदर कौन सा एसिडोसिस होगा? एसिडोसिस होगा या अल्कलोसिस होगा या क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। क्यों चेस्ट ट्रॉमा के पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, और कैसे आप रिब फ्रैक्चर के पेशेंट का रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बचाएंगे? यस, पेशेंट के मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर हैं, क्या वो लंबे सांस खींच सकता है अंदर? हर सांस के साथ उसको पेन हो रही है, और जब पेन हो रही है वो पूरा चेस्ट एक्सपैंड नहीं कर रही, लंग्स एक्सपैंड नहीं कर रहे, तो जब ये एक्सपैंड नहीं कर रहे तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली निकाल पा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी नहीं रही। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर स्टे कर रही है तो एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इस एसिडोसिस से क्या बंदा मर सकता है? यस, मैंने एक्चुअली एक नेग्लिजेंस की वजह से देखा हुआ है कि एक बंदा रिब्स फ्रैक्चर में, मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से मरा है, और उसको बचा कैसे सकते थे आप? बाइकार्ब्स बाद में आएंगे। उसको अच्छा पेन फ्री रख के आप उसके एसिडोसिस को बचा सकते हैं। तो जितने भी चेस्ट ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें याद रखें, हम उनको बड़ा अच्छा पेन फ्री रखते हैं। स्टेप लैडर पैटर्न पे चलते हैं, जो WHO की स्टेप लैडर पैटर्न है उस पे चलते हैं। उससे भी ना हो रहा हो तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लगाते हैं। तो लास्टली हम क्या करते हैं, पेशेंट को एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लगा देते हैं, और वो इंटरवल्स में एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जा रहा होता है और पेशेंट को पेन फ्री रखना होता है ताकि वो चेस्ट को एक्सपैंड कर सके। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने चेस्ट ट्यूब पास की, वो क्या 1 2 3 चीजें जो आप देखेंगे आपको लगेगा कि मेरी चेस्ट ट्यूब इज इन द राइट प्लेस? बबल्स। अच्छा, और बबल्स का मैं एंड में बताता हूँ। जैसे ही आप एयर उसमें चेस्ट ट्यूब को पास करेंगे प्लूरा के अंदर और लंग्स के बाहर, ये लंग्स की बाहर वाली सरफेस है और ये चेस्ट वॉल है, इसके बीच में आ गया ये, और प्लूरा और इसके दरमियान आ गया। अब क्या होगा, हर सांस के साथ लंग्स थोड़ा सा मूव कर रहा है सिर्फ, और ये जो इसके अंदर एयर कैविटी है ये कैविटी श्रिंक हो रही है और ओपन हो रही है। तो इस कैविटी के श्रिंक होने की वजह से हर सांस के साथ क्या होगा, कॉलम में जो थोड़ा बहुत वाटर होगा या फ्लूइड होगा वो मूव करेगा इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर जो नजर आ रहा होगा। तो जब ये मूव कर रहा होगा हर सांस के साथ, तो ये पहली इंडिकेशन है कि यू आर इन द राइट प्लेस, कि अब हर सांस के साथ प्लूरा कैविटी के अंदर एयर कम ज्यादा होती है और ये भी आगे पीछे मूव कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2 क्या, पेशेंट का जो ब्रेथलेसनेस थी वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी विद इन मिनट्स। आप देखेंगे कि लंग ऐसे एक्सपैंड करना शुरू होगा, और जब पेशेंट का लंग एक्सपैंड कर रहा होगा पेशेंट को क्या लगेगा, मेरा सांस बंद हो रहा है, मैं मर रहा हूँ। वो मर नहीं रहा होगा एक्चुअली, वो बिल्कुल कोलैप्स लंग, जब वो गुब्बारा फूल रहा होता है तो फीलिंग आ रही होती है अंदर से कि सामने कोई चीज़ एक्सपैंड कर रही है, और वो ये एक डूम्सडे जैसी फील आ रही होती है कि बस मैं गया। वो एक्चुअली लंग एक्सपैंड कर रहा होता है, वो विद इन मिनट्स वो भी ठीक हो जाती है। तीसरे नंबर पे ये बताएं कि एक्सरे पे कुछ फर्क में लगेगा? एक्सरे पे आपको नजर आ जाएगा कि मेरी चेस्ट ट्यूब जो है वो कहाँ है, प्लूरा कैविटी के अंदर है। तो तीसरी तो ऐसे आप पता चलाएंगे। कब डिसाइड करेंगे कि इसकी चेस्ट ट्यूब निकालनी है? नंबर 1, वो जो कॉलम मूव कर रहा था वो कॉलम मूव करना रुक गया, इसका मतलब लंग एक्सपैंड करके चेस्ट वॉल के साथ लग गया, ठीक है, वो स्पेस जो हवा क्रिएट कर रही थी वो नहीं। नंबर 2, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट इंप्रूव कर गया। नंबर 3, पेशेंट के एक्सरे पे आपने देखा कि लंग एक्सपैंड हो चुका हुआ है। तो पहली चीज क्या है, कॉलम मूव करना रुका। ये 3 इंडिकेशंस हैं जो बताएंगे कि लंग एक्सपैंड कर गया है। पहला कंफ्यूज भी कर सकता है कि आपकी चेस्ट ट्यूब अगर राइटली प्लेस्ड ही नहीं है तो वो मूव नहीं कर रहा, तो उसमें आपने साइन सिम्टम्स भी देखना है। पेशेंट की चेस्ट ट्यूब आपने पास की हुई थी, अब उसका लंग एक्सपैंड कर गया है। चेस्ट ट्यूब को कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे? 2 बंदे होंगे,
एक पेशेंट एक जो है वो उसको जो आपने सूचर किया था उसका सूचर ओपन करेगा, पेशेंट को आप कहेंगे कि पूरा इनहेल करे और सांस रोक ले और उसे करके दिखाएंगे, सांस लेके रोक लेना है, और जब मैं कहूँगा ट्यूब निकालूंगा फिर आपने वापस सांस लेना है। जब वो सांस अंदर रोकेगा तो लंग एक्सपैंड करके चेस्ट वॉल के साथ लगेगा, आप ट्यूब को आउट करेंगे और एक दूसरा बंदा जिसने ऑलरेडी गॉज और स्टिकिंग हाथ में रखी होगी वो फौरन से उधर गॉज रख देगा ताकि ये एक टू वे वो रास्ता ना बन जाए, दोबारा सा एयर ना जाए। तो ये उसको चेस्ट ट्यूब को निकालने का तरीका है। अब आ जाए कि चेस्ट ट्यूब में बबल्स आ रहे हैं, ड्रेन में बबल्स आ रहे हैं, आपने किसी ने बोला बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। चेस्ट ट्यूब की जो ड्रेन है अगर इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं तो ये क्या इंडिकेट करता है? नॉट निमोथोरक्स। निमोथोरक्स में तो आपने चेस्ट ट्यूब डाली थी, उसके क्राइटेरिया और थे बता दिए हैं। इसका मतलब ये है कि चेस्ट ट्यूब ने लंग पैरेन्काइमा को फाड़ के अंदर चली गई है, चेस्ट ट्यूब लंग के अंदर पैरेन्काइमा के अंदर गई हुई है। तो दिस इज कॉल्ड ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला। ब्रोंको मीन्स लंग एंड प्लूरा मीन्स इनसाइड द प्लूरा। लंग्स और प्लूरा के दरमियान कोई कनेक्शन बन गया है, लंग के अंदर कोई छोटा सा सुराख हो गया, तो इसके अंदर अगर बबल्स आ रहे हैं हर सांस के साथ तो इट मीन्स के ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला बन गया है।